इन्वेंट्री वैल्यूएशन में एक नई चीज आज हम लोगों को सीखना है, उसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस करेंगे और फिर उस पर क्वेश्चन करेंगे। और इंस्टीट्यूट मैंने ऑब्जर्व किया काफी इस कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछ रही है। आपको होमवर्क सेक्शन में भी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उस पर काफी होमवर्क दिए प्रैक्टिस के लिए, क्लास में भी हम लोग काफी क्वेश्चंस करेंगे। किस चीज के बारे में मैं कह रहा हूं, सो मैं पहले लिख लो। ascertaining of stock when stock of different date is known, when stock of different date is known। अभी क्या चीज, इसको अच्छे से समझेंगे आप। ओके, पहले कंसेप्ट पे फोकस करेंगे, ध्यान से आप मेरी बात सुनिए। मैंने कहा कि सपोज साल शुरू होता है, हमारा साल शुरू हुआ 1 ओके, साल शुरू हुआ हमारा 1 अप्रैल 22। ओके, और साल खत्म होता है 31 मार्च 23। मैंने कहा सर हमें तो स्टॉक चाहिए, स्टॉक का वैल्यूएशन कब करते, साल के आखिरी में हमको स्टॉक का वैल्यूएशन करना है। तो यहां पे कितना हमारे पास साल के आखिरी में स्टॉक रखा वो हम पता लगाना चाहते। सो मैंने कहा यहां पे सपोज मैंने यहां पे ईयर एंड करता हूं, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, यहां पे ईयर एंड करता हूं 31 मार्च 23। ओके, 31 मार्च 23। तो सपोज यहां पे साल खत्म होता है 31 मार्च 2013 को। अब मैंने कहा सर हमें तो स्टॉक का वैल्यूएशन बच्चों यहां पे चाहिए था कि स्टॉक एक्चुअल में हमारे पास स्टॉक कितना है वो यहां पे मुझे पता लगाना है। लेकिन किसी रीजन की वजह से हम लोग ये नहीं पता लगा पाए कि 31 मार्च 2023 को कितना हमारे पास स्टॉक रखा हुआ है, क्योंकि बहुत बिजी थे या हमारे लिए पॉसिबल नहीं था कि उस दिन के स्टॉक का वेरिफिकेशन करे, काउंटिंग करे स्टॉक कितना है हमारे पास। तो लेकिन हम लोगों ने इस डेट के पहले सपोज स्टॉक का वैल्यूएशन की, किस तारीख को, यहां पे हमने 15 मार्च 2023 को यहां पे फिजिकल काउंटिंग करा है। मैंने कहा काउंट करो, मगर आपने कब ये काउंट करे बच्चों, एक कब ही काउंट करे आपने, एक्चुअल में मुझे कब चाहिए था, मुझे चाहिए था इस तारीख का स्टॉक चाहिए। लेकिन फिजिकल काउंटिंग आपने जब स्टॉक की कराया आपने, तो वो स्टॉक की काउंटिंग क्या 31 मार्च को करे क्या आपने, नहीं 31 मार्च को आपने नहीं करे। आपने कब करे, उसके पहले ही आपने उसको करा दिए। कब उसके स्टॉक का वैल्यूएशन आपने करा दिया उसको, जस्ट 1 मिनट। आपने उसको कब कराया, आपने उसको करा दी 15 मार्च को। हमको चाहिए था 31 मार्च को, लेकिन आपने कराया कब, 15 मार्च को, क्योंकि उस वक्त कई रीजन होते। एक रीजन कि भाई फ्री है, वर्कर्स जो जिनको हमने बोले कि स्टॉक की काउंटिंग करो उस वक्त फ्री थे, बिजनेस उस वक्त बंद था 1-2 दिन, हमने चलो अभी काउंटिंग कर लो। तो हमने पहले ही काउंटिंग करा। लेकिन हमको स्टॉक कब का चाहिए, हमको तो स्टॉक चाहिए, ये स्टॉक की काउंटिंग हो रही है, लेकिन स्टॉक की काउंटिंग कब हुई, 15 मार्च को, मगर मेरे को चाहिए 31 मार्च का। तो मैं क्या करूं, इसका मतलब यहां पे ascertaining ऑफ स्टॉक व्हेन द स्टॉक ऑफ डिफरेंट डेट इज नोन। हम लोगों को डेट कौन सी दी हुई, 15 मार्च का स्टॉक पता है, मुझको चाहिए 31 मार्च का। तो मुझे या इसे कहते हैं अर्ली डेट इन्वेंट्री। अर्ली डेट इन्वेंट्री का मतलब होता है कि आपने चाहिए यहां का, यहां इसलिए मैंने यहां पे क्वेश्चन मार्क रखा हूं, मुझे चाहिए कब का, मुझे चाहिए 31 मार्च का। लेकिन स्टॉक की एक्चुअल में काउंटिंग कब करे आपने, 15 मार्च। तो मैं कैसे करके यहां पे ये पता लगा पाऊं कि मेरा स्टॉक, मेरा इस तारीख को बच्चों यहां पे स्टॉक कितना था, 31 मार्च को मेरा स्टॉक यहां पे बिजनेस में कितना था। सब सिंपल सी चीजें देखो, जब इस तरह के क्वेश्चन, अभी ना अलग एक और सिचुएशन क्रिएट होती है कि आपने यहां पे बाद की डेट को आपने काउंटिंग कर, अभी पहले अर्ली डेट वाली फिर लेटर डेट वाली भी मैं आपको बताता हूं। अब मैं सोचने लगा कि मैंने काउंटिंग करा 15 मार्च को, 15 मार्च को फिजिकल काउंटिंग हमने स्टॉक की करा, लेकिन हमको पता लगाना 31 मार्च का। अब आपको एक ही दिमाग में आप करना चाहिए कि भाई यहां पर 31 मार्च को मेरे को स्टॉक निकाला, तो क्या मैं बोलता हूं कि इस तारीख को जो भी आपने स्टॉक काउंटिंग करा उसको आप कंसीडर करो, और इसके बीच में जो भी यहां पे ट्रांजेक्शन हुए, जो भी यहां पे ट्रांजेक्शन यहां पर हुए बच्चों, ठीक है, जो भी यहां पे ट्रांजेक्शन आपके यहां पे हुए,
ये 15 दिन में यहां पे आपने फिजिकल काउंटिंग करा और इस तारीख का आपको स्टॉक चाहिए। यहां पे जो भी ट्रांजेक्शन हुए उन ट्रांजेक्शन की वजह से आपको ये सोचना है कि आपका स्टॉक बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, इतना सोचना है बस। जो मैं कह रहा हूं बहुत ध्यान सुनना, ये स्टॉक आपको पता आपने 15 मार्च को काउंट करवाया, लेकिन आपके इसके बीच में जो भी यहां पे ट्रांजेक्शन है उसकी वजह से, मैं जैसा बोला ध्यान से सुना, उसकी वजह से मेरे 31 मार्च को स्टॉक बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, बस सोचना। अगर स्टॉक बढ़ रहा है तो उसमें ऐड करेंगे, अगर कम हो रहा है तो उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो कैसे, अब देखो यहां पर मैंने यहां पे लिखा बच्चों, मैं यहां पे लिखता हूं कि यहां पे सबसे पहले मैंने लिखा कि आपका यहां पे 31 ऑफ मार्च की अगर अपन यहां पे बात करें तो कितना था। सो यहां पे 31 मार्च को स्टॉक निकाला, 15 मार्च को आपने काउंट करे तो स्टॉक ये ऐसे जस्ट सुनिए, अर्ली डेट इन्वेंट्री, ये अर्ली डेट आपने इन्वेंट्री लिखी। अर्ली डेट इन्वेंट्री का मेरा मतलब है जो ये बैलेंस शीट डेट के पहले जो आपने काउंट करे उसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब आपने देखो सोचना क्या, आपने ये सोचना कि हमारे उन ट्रांजेक्शन की वजह से जो यहां पर हो रहा है, यहां पे जो ट्रांजेक्शन उसकी वजह से 31 मार्च का स्टॉक बढ़ेगा कि कम होगा, बस इतना सोचना आपको। अब मैं कहता हूं कि अगर मैंने यहां पे कोई गुड्स को परचेज किया, ये आपने काउंटिंग उसको यहां पे लेके स्टॉक, आपने कोई गुड्स यहां पे परचेज करे तो 31 मार्च को स्टॉक बढ़ेगा कि कम होगा, बढ़ेगा, है ना। आपने यहां पर ये गुड्स है, यहां पे आपने इसके बीच में यहां पे 15 दिन में कोई गुड्स परचेज कर तो स्टॉक यहां बढ़ेगा कम होगा, बढ़ेगा। तो ऐड करेंगे यहां पे परचेज, तो परचेज को आपने ऐड करा। अब मैं कहता हूं अगर यहां पे कोई गुड्स मैंने रिटर्न किया, परचेज रिटर्न किया, तो परचेज को जब आपने ऐड करे तो सिंपल सी चीज उसका रिवर्स, परचेज रिटर्न अगर कोई हुआ तो उसको क्या करेंगे आप, लेस करेंगे। वैसे इसको डेबिट क्रेडिट से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं डेबिट क्रेडिट से इसलिए नहीं लिख रहा हूं कि हमारी इंस्टीट्यूट डेबिट क्रेडिट से नहीं करती, उसको एड और लेस से करती, इसलिए मैं एड और लेस से पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है। अदरवाइज ऑलवेज प्रेफर डेबिट एंड क्रेडिट। ओके, तो अगर यहाँ पे कोई गुड्स यहाँ पे वापस गया तो स्टॉक यहाँ पे बढ़ा कि कम हुआ, कम हुआ ना। तो यहाँ पे गुड्स आपने परचेज की तो वापस कर दी, तो स्टॉक यहाँ पे कम हुआ, तो यहाँ पे लेस करेंगे परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न को अपने को क्या करना है, माइनस करना रहेगा। अच्छा, उसके बाद अगर मैं कहता हूं सेल्स हुआ कोई, तो सेल्स करने से स्टॉक बढ़ेगा कि कम होगा। यहां पर अगर यहां पे अच्छे से देखो, यहां पे देखो और बताओ मेरे को बेटा कि यहां पे सेल्स की वजह से ये स्टॉक बढ़ेगा कि कम होगा, कम होगा, सेल्स हुआ। लेकिन याद रखना हमने यहां पे हमेशा कॉस्ट लिखना है, क्यों, क्योंकि सेल वैल्यू अपने प्रॉफिट नहीं निकालना है, अपने को ये निकालना है कि 31 मार्च को स्टॉक कितना है अपने पास, है ना। तो वो कॉस्ट पे होता है, इसलिए आपने यहाँ पे सेल वैल्यू ऑफ सेल मत लिखना, आप आई मीन टू से कॉस्ट ऑफ सेल, यहां पे मैं लिख रहा हूं कॉस्ट ऑफ सेल, जो आपने बेचे उसकी कॉस्ट क्या थी, ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल। तो बल्कि मैं यहाँ पे सेल्स लिखता हूं, ब्रैकेट में कॉस्ट ऑफ सेल, आपकी समझ के लिए लिख लेता हूं, यहाँ पे सेल्स लिखता हूं और ब्रैकेट में क्या बोल रहा हूं, सेल के क्या लिखना आपको, फिर कॉस्ट ऑफ सेल। क्यों, क्योंकि हमको क्या पता लगाना है बेटा, हमको ये पता लगाना है कि यहां पर 31 मार्च को हमारे पास जो स्टॉक था, प्रॉफिट थोड़ी क्या पता लगा रहे अपन 31 मार्च का, अपने को तो ये पता लगाना है कि स्टॉक कितना है, वो कॉस्ट पे होता है। तो जो अपने पास यहां पे अपने यहाँ पे काउंटिंग करे, यहाँ पे काउंटिंग करे और यहां पर जो आया उसको ऐड करे, जो बढ़ रहा है तो ऐड करेंगे और कम हो रहा है तो क्या करेंगे, माइनस। यहां पे अगर स्टॉक, यहां पे ट्रांजेक्शन हुए उसकी वजह से अगर 31 मार्च को स्टॉक बढ़ रहा है तो ऐड करो, कम हो रहा है तो माइनस करो, सिंपल सी चीज है बेटा। तो ये था, आपने परचेज की तो स्टॉक बढ़ रहा था ऐड करे, सेल्स कर तो स्टॉक कम हो रहा था क्या करे, माइनस। अब उसकी जैसे मैंने आपसे कहा परचेज को आपने ऐड करे थे तो परचेज रिटर्न हुआ तो माइनस, उसी तरह सेल्स को आपने क्या करे थे, माइनस, क्योंकि स्टॉक कम हो रहा था। अगर लेकिन वो सेल्स रिटर्न हुआ, सेल्स जो करे तो वापस आया तो हमारा स्टॉक क्या हो गया, बढ़ गया, तो उसको अपन ऐड करेंगे, सेल्स रिटर्न। तो ये कॉस्ट ऑफ सेल्स रिटर्न, ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स रिटर्न, तो इसको आप ऐड करो। ऐसे और कुछ ट्रांजैक्शंस भी आएंगे, लेकिन मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दिया कि किस तरीके से अपने को कभी क्वेश्चन हमें सॉल्व करेंगे। सो अपना यहां पे हमेशा सिर्फ आपका फोकस क्या, और कोई भी एडजस्टमेंट, अभी अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कोई भी एडजस्टमेंट है, आपका फोकस क्या होना चाहिए कि 31 मार्च उस ट्रांजैक्शन की वजह से 31 मार्च को स्टॉक बढ़ा कि कम हुआ, 31 मार्च को स्टॉक बढ़ा कि कम हुआ, बस अपने को वो देखना रहेगा। तो यहाँ पे परचेज किए, ये परचेज किए, या ये स्टॉक आपने को ने काउंट किए, इधर परचेज किए तो स्टॉक बढ़ा तो ऐड करे, परचेज रिटर्न किए तो जो खरीदे थे वापस
दिया वापस कर दी तो आपने स्टॉक कम हुआ तो उसको आपने यहाँ पे माइनस करे। अच्छा सेल्स करे तो स्टॉक कम हुआ तो कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करे। सेल्स रिटर्न जो बेचे तो वापस आ गया तो स्टॉक यहाँ पे बढ़ जाएगा तो उसको क्या करे ऐड करे, सिंपल से। तो ये आपको ना बेसिक एक दिया आइडिया। अब ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर, ये एक सिचुएशन ये होती है, ठीक है। अब यहाँ पे अर्ली डेट इन्वेंट्री वाला, उसमें आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो दो तरह की सिचुएशन आ सकती है, ठीक है। मैं ए और बी उसको नाम दे देता हूं। एक होता है अर्ली डेट इन्वेंट्री। व्हाट इज अर्ली डेट इन्वेंट्री? बैलेंस शीट डेट के पहले आपने काउंट करें, बैलेंस शीट डेट के पहले काउंट करें। तो बैलेंस शीट डेट यहां पे ये थी और आपने यहां पे काउंट करें। अब सेकेंड एक हो सकता है आपका, सेकेंड एक हो सकता है आपका बी पॉइंट, ठीक है, वो आपका है लेटर डेट काउंटिंग। लेटर डेट इन्वेंट्री मतलब आपने बैलेंस शीट डेट के बाद काउंटिंग करें, आपने ये बैलेंस शीट डेट के पहले काउंटिंग करें, ऐसे लिख दूं मैं यहां पे, बैलेंस शीट डेट के पहले काउंटिंग करें, बैलेंस शीट डेट के बाद काउंटिंग करें, मगर काउंटिंग करें। लेकिन अपने को कौन सी तारीख की अपने को इन्वेंट्री चाहिए, लेकिन हमको इन्वेंट्री कब की चाहिए, बैलेंस शीट डेट की चाहिए। तो पहले काउंटिंग करें तो आपने यहां से इस तरीके से बैलेंस शीट डेट की इन्वेंट्री निकाल सकते हो। अब यहां पे सिचुएशन को समझना, देखो यहां पे क्या हो रहा है कि आपका साल यहां पे ये शुरू हुआ, ठीक है, ये शुरू हुआ और यहां पे यहां पे ये आपकी बैलेंस शीट डेट, साल शुरू हुआ आपका 1 अप्रैल 22, खत्म हुआ 31 मार्च 23 को, ठीक है। अब क्या हो बेटे, यहां पे उन लोगों ने फिजिकल काउंटिंग करी कोई और तारीख को आगे की डेट में। सपोज मैं एग्जांपल के तौर पे कहता हूं कि उन्होंने यहां पे तय करे कि 30 अप्रैल 2023 को यहां पर फिजिकल काउंटिंग हुई, यहां पर फिजिकल काउंटिंग हुई। अब जब आपने यहां पे यहां पर आपने फिजिकल काउंटिंग करे, अब फिजिकल काउंटिंग तो यहां पर, लेकिन मेरे सामने क्या क्वेश्चन मार्क है, मुझे तो यहां पर का स्टॉक चाहिए ना, एक 31 मार्च का मेरे सामने ये स्टॉक मुझे चाहिए, तो ये तो मेरे लिए क्वेश्चन मार्क है ना। ये 31 मार्च का स्टॉक मुझे नहीं पता, तो ये मेरे लिए क्वेश्चन मार्क है। तो मुझे इस तारीख का स्टॉक चाहिए कि 31 मार्च को कितना स्टॉक है। तो हमने फिजिकल काउंटिंग करे, लेकिन 31 मार्च को नहीं करे, हमने उसके बाद वाली डेट को करे, दैट इज ऑन 31 मार्च। तो आपने तो फिजिकल काउंटिंग यहां पे करे 31 मार्च को, ओके। तो फिजिकल काउंटिंग आपने कब करे, आपने तो फिजिकल काउंटिंग करे 31 मार्च की चाहिए थी, सॉरी 31 मार्च के बाद आपने करे। जस्ट 1 मिनट, तो 31 मार्च के बाद आपने यहां पे फिजिकल काउंटिंग करे। हम अपने को कब चाहिए, यहां पर चाहिए 31 मार्च की। तो एक चीज ख्याल रखना बेटा, एक चीज ख्याल रखना, आप जब अभी करोगे तो आपके दिमाग में बस ये होना कि 31 मार्च, अब आप बेस यहां पे इसको बना रहे बेस, तो इसके बीच में यहां पे जो भी ट्रांजेक्शन है उसके इफेक्ट लेंगे। और अब आप यहां इधर से वापस आना अपने को, ये 30 सितंबर का स्टॉक पता है, वहां से रिवर्स आना अपने को, इसको समझना है। सो मैं कहता हूं यहां पे मुझे लेटर डेट इन्वेंट्री पता है, मैं उसको ऐसे लिखता हूं, ये इन्वेंट्री पता है बैलेंस शीट डेट के बाद। अब उसमें मेरे को ऐड और लेस करना रहेगा, अब अच्छे से समझना। मैं कहता हूं यहां पर आपने बस ये सोचना है आपको कि 31 मार्च को स्टॉक था कि नहीं। अब आपने यहां का स्टॉक लिए, अगर यहां पर आपने परचेस किया, यहां पर आपने परचेस किया ना, यहां पर परचेस किया उसको, तो आप मेरे को पता, अगर आपने यहां पे परचेस की तो वो स्टॉक 31 मार्च को था कि नहीं था, सोच के बोलना, जल्दबाजी नहीं करना। अगर आपने यहां पर परचेस किया उसको तो 31 अपने ये अपने को पता है, ये डेट का स्टॉक पता, उसको यहां पर परचेस किया तो 31 मार्च को स्टॉक था कि नहीं था, वो स्टॉक अपने पास 31 मार्च को नहीं था। 31 मार्च को नहीं था वो स्टॉक, क्योंकि आपने यहां पे परचेस करे और इसको मैंने बेस बनाया, तो यहां से शुरू किया। अब यहां पे 31 मार्च को स्टॉक नहीं था,
तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से अब अपने को यहां पे आना है। ठीक है, यहां पर अपन कहां से जा रहे थे, अपन यहां से अपने को यहां जाना था। अब अपने को यहां से लेटर वाली डेट से बैलेंस शीट डेट पे आना है। तो अपने को दोनों इसमें बस पर्पस ये रखना बेटा कि 31 मार्च को स्टॉक पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो वो आपने यहां पर अगर परचेज करे तो 31 मार्च को स्टॉक नहीं था, तो आप क्या करोगे, इसको यहां पे माइनस करोगे। सो लेस परचेज जो आपने इस पीरियड में करे उसको मैं क्या कर दूंगा, माइनस। मैंने गलती से ऐड लिखा, लेकिन उसको अपन क्या करेंगे यहाँ पे, माइनस। ओके, अब यहां पे अब क्या हुआ, यहां पे आपने परचेज किया ना उसको, एक यहां पे परचेज किया तो 31 मार्च को था नहीं। अब आपने सेल्स यहां पर कर, अच्छा परचेज रिटर्न की भी बात कर लेते। अब आओ परचेज को आपने क्या करे, लेस, तो परचेज रिटर्न का रिवर्स इफेक्ट आपको देना रहेगा, ऐड। सिंपल सी चीज। ओके, अब सेल्स की अगर बात करो, यहां पर अगर कोई गुड्स बिका है, यहां पे गुड्स आपका क्या हुआ, यहां पर आपका गुड्स कब बिका है, वो आपका गुड्स यहां पर ये बिका कब, यहां पर आपने इस गुड्स को बेचे। ओके, यहां पर आपने कोई गुड्स को अगर बेचे तो यहां पर बेचे, लेकिन 30 खरीदे नहीं, बेचे तो 31 मार्च को तो था ना, यहां पे था, जब भी तो यहां पे वो बिका है, तो यहां पे बिका तो 31 मार्च को था। तो आप क्या करोगे, यहां पे आप करोगे इसको ऐड सेल्स। याद रखना सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स लेना है। सेल्स को ऐड कर, तो सेल्स रिटर्न को क्या करना पड़ेगा, लेस। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स रिटर्न। अपने को सिर्फ ये देखना है कि वो 31 मार्च को क्या हो रहा था, 31 मार्च को स्टॉक था कि नहीं था, वो अपने को देखना रहेगा। ओके, तो ये आपका स्टॉक ऑन इन्वेंट्री ऑन बैलेंस, ये जो आपके यहाँ पे जो फिगर है, देयर इज इन्वेंट्री ऑन बैलेंस शीट डेट, ये है इन्वेंट्री ऑन बैलेंस शीट डेट, इन्वेंट्री ऑन बैलेंस शीट, इन्वेंट्री ऑन बैलेंस शीट डेट। ओके, इन्वेंट्री ऑन बैलेंस शीट डेट। ओके, इन्वेंट्री ऑन बैलेंस शीट डेट डन। बस इस तरह आपने ये सोचना जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि 31 मार्च को स्टॉक था कि। अब मेरे को बताओ, यहां का स्टॉक आपने बेस लिए, यहां पर अगर परचेज करे, यहां परचेज करे मतलब यहां पे नहीं था वो, तो उसको क्या कर देंगे, लेस। अगर यहाँ पे सेल्स करे आपने, इसका मतलब यहाँ पे था जब भी, तो यहाँ बिका, तो यहाँ पर आप क्या कर दोगे, उसको ऐड। सिंपल सी, इस तरीके से आपको, तो आपने ये सोचना कि 31 मार्च के स्टॉक था कि 31 मार्च के स्टॉक पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ओके, तो जब भी क्वेश्चन शुरू होगा ना, आपने देखना ये वाले सिचुएशन है फर्स्ट और सेकंड ना, क्योंकि यहां पर जो करे आपने उसका एग्जैक्ट रिवर्स आपने यहाँ पे करो। ठीक है, तो आपने ए वाला पॉइंट है कि बी वाला अर्ली वाला है कि लेटर वाला, उसको देखना, उसके अकॉर्डिंगली सोचते जाना और फिर क्वेश्चन हम सॉल्व करते जाएंगे। सो आज आप लोग के जो क्लास के क्वेश्चन नंबर जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, वो अभी मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा। ओके, जो आरटीपी मई 2018 का क्वेश्चन है, आरटीपी मई 2018 का क्वेश्चन है। ओके, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ closing stock is valued by XYZ stores on closing stock is valued XYZ store on generally accepted accounting principle. Stock taking for the year ended 31st March 2017 was completed by 10th of April 2017। मतलब जो 31 मार्च को जो हमको स्टॉक काउंट करना था वो एक्चुअल में 31 मार्च को हमने नहीं करे, आपने कहा 10 अप्रैल को। अब अर्ली वाला है कि लेटर वाली सिचुएशन। ओके, द बी वाला जो अभी अपने देखे बी वाला, द वैल्यूएशन ऑफ विच शोज ए स्टॉक फिगर ऑफ ₹1,67,500 एट कॉस्ट ऑन द कंप्लीशन डेट। अब वो यहां पर जब आपने स्टॉक काउंट करे तो वो क्या कह रहा है आपको, यहां पे जब स्टॉक काउंट करे तो स्टॉक आपका है 1,67,500, 1,67,500 वो आया। ओके, सो आपके 10th of April 1,60,000 भाव है, लेकिन अब अपने को उस डेट का नहीं चाहिए, अपने को कब चाहिए, 31 मार्च का चाहिए। तो ये जो सिचुएशन ये ऐसी वाली जो बी वाली जो आपको पढ़ाया था ना, वो ये 31 मार्च है, दिख रहा है स्क्रीन पे, 31 मार्च है। यहाँ पे स्टॉक का अपने को क्वेश्चन मार्क है और वो काउंटिंग का वही 10th of April को काउंटिंग हुई है यहाँ पर,
और यहाँ पे 1,67,500 आया। अब अपने को ये देखना है बेटा कि यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन हुए, तो अपने को ये देखना है कि इधर स्टॉक है, ये जो ट्रांजेक्शन है वो उसके इफेक्ट, उसके हिसाब से सोचना है कि यहाँ पे वो स्टॉक था कि नहीं, अकॉर्डिंगली ऐड और लेस करते जाना रहेगा। अब आगे कहता है आफ्टर द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर एंटिल द डेट ऑफ कंप्लीशन स्टॉक टेकिंग सेल्स फॉर द नेक्स्ट ईयर वेयर मेड। अब ने से 1 बाय 1 यहाँ पे कहा है, मैं उसको मैं करता हूँ, एक एक करके रीड करूंगा। वो कह रहा है कि इस बीच में साल खत्म हुए और ये काउंटिंग के बीच में ट्रांजेक्शन उसने दे रखा है एक एक करके, उसको मैं लिखूंगा। उसके पहले लेकिन आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 133। ओके, सो यहां पर आप लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग the valuation of stock as on 31st of March 2017, as on 31st of March 2017. Okay, so इसको ड्रॉ करो आप 10-12 लाइन का। पर्टिकुलर अमाउंट, ओके। अब यहां पे लिखेंगे आप वैल्यू ऑफ stock as on 10th of April 2017। वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 10th of April 2017 कितने जब आपने काउंट करे, ये दे रखा है 1,67,500। सो 1,67,500। एक चीज दिमाग में बैठा लो, जब अभी अपन सॉल्व करेंगे उसको, आपको ये देखना है कि आपके स्टॉक पे क्या फर्क पड़ रहा है। तो आपने ये 31 मार्च है और काउंटिंग विद 10 अप्रैल को, तो ये अपने सामने क्वेश्चन मार्क है बेटा। तो यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन हुए बीच में उसको देखना, और ये अपने पास गिवन है, दिस इज 1,67,500। तो इन ट्रांजेक्शन को ध्यान में रखना और देखना कि 31 मार्च को स्टॉक पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, आ रहा है कि था कि नहीं था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहला आपसे कहता है कि यहाँ पे सेल्स फॉर द नेक्स्ट ईयर वेयर मेड एट रुपीज 6,875 प्रॉफिट मार्जिन बिंग 33.33% ऑन कॉस्ट। 1 बाय 1, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई जल्दी नहीं, अच्छे से समझिए। मैं हाईलाइट करता हूं उस पॉइंट को, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब आपके पास वो कहता है कि सेल्स ये जो 10 दिन में हुआ 6,875 का सेल्स और मार्जिन था 33.33% ऑन कॉस्ट। अब ये आपको पता रहे, कंसाइनमेंट चैप्टर में भी कई बार बात हुई बच्चों। क्या मैं कहना चाह रहा हूं इसको समझना, यू नो इट, दिख रहा है स्क्रीन पे, ये कॉस्ट प्लस प्रॉफिट जो होता है वो सेल होता है, ठीक है। अब यहां पे एक होता है परसेंटेज वाइज, यहां पर मैं तो उसने क्या 33.33% ऑन कॉस्ट, जिस पे बोला हमेशा उसको 100 लेना, तो कॉस्ट को 100 ले लो, तो ये कितना हो जाएगा आपका सेल 133.33। हाँ ना, लेकिन 0.33 में क्या होता है, राउंड ऑफ में 2-4-5 रुपए आगे पीछे हो सकता है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो है आपका प्रॉफिट अगर 1 है, समझना, प्रॉफिट अगर 1 है तो ये कॉस्ट कितना होगा, 100 डिवाइडेड बाय 33.33 करो, दैट कम 3.000। तो बेसिकली अगर प्रॉफिट आपका 1 है तो आपकी कॉस्ट कितना हो जाएगा, यहाँ पे कॉस्ट आपका हो जाएगा यहाँ पे 3। कॉस्ट कितना आपका 3। तो अगर आपका प्रॉफिट अगर आपका 1 है, प्रॉफिट अगर आपका 1 है तो कॉस्ट कितना रहेगा 3। तो ये आपका सेल कितना है 4। बात एक ही है, ऐसा बोलो या ऐसा बोलो। ऐसा क्यों लिखा मैंने, इसीलिए लिखा मैंने ऐसा कि 0.33 राउंड ऑफ ये सब में थोड़ा सा 1-2 रुपए आगे पीछे हो सकता है, इसमें एक्यूरेट आएगा एकदम, ठीक है। तो ये जो प्रॉफिट है कॉस्ट का 1, अगर कॉस्ट 3 है तो प्रॉफिट 1 है, ऐसा है ना। तो 33.33 ऑफ 100, तो वैसे ही हो ना, तो अगर कॉस्ट 3 है तो ये 1, ओके।
अब देखेंगे यहाँ पे उसने कहा कि सेल्स हुआ यहाँ पे। अब यहां पर सेल्स हुआ, मुझे एक बात बताओ बेटा, यहां पर सेल हुआ ना, यहां पर सेल हुआ, ये आपको पता है 167,500, यहां पे सेल्स हुआ। तो जब इस दौरान 10 दिन में वो सेल हुआ तो क्या वो 31 मार्च को हमारे पास था? हाँ सर, यहां पर था, जब तो यहां पे बिका है। तो हमको जाना यहां पर है, तो यहां पर बिका है ना, यहां पर बिके, लेकिन ऐसा सोचना 31 मार्च को था कि नहीं था, ऐसा सोचना 31 मार्च को था, तो उसको क्या करना पड़ेगा? ऐड। तो आप यहां पे करोगे ऐड, लेकिन ख्याल रखना कॉस्ट लिखना है, तो मैं ऐसा लिखता हूं कॉस्ट ऑफ सेल्स आफ्टर 31st of March till stock taking। सो आपका जो अमाउंट है 6,875, वो एक्चुअल में आपका 4 है, 4 है सेल्स फिगर, अपने को कॉस्ट चाहिए। तो इसमें से अपन प्रॉफिट मार्जिन को माइनस करो, सेल्स तो प्रॉफिट अगर मैं माइनस करूंगा तो प्रॉफिट आपका, मैं यहीं पे कैलकुलेशन कर दूं, प्रॉफिट अगर मैं इसमें से माइनस करूं बेटा, तो ये आपका है, अगर 6,875 4 है तो 1 कितना, वो प्रॉफिट आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सेल्स में से प्रॉफिट माइनस करोगे तो कॉस्ट पे आएगा कि नहीं आएगा? वो कॉस्ट आ जाएगा। तो आपका ये 6875 डिवाइड बाय 4, ये कैसे लाया मैंने? 68, अगर 4 ये सेल्स की फिगर है, 6875, तो 6875 अगर 4 है तो 1 कितना, तो प्रॉफिट आ जाएगा। तो 6875 डिवाइड बाय 4 मल्टी, तो आ रहा है आपका 171.875, तो उसको 1719 मान लेंगे अपन। एक काम करो, रुको नहीं तो एक सेकंड, जस्ट वन। सर ये क्या किया आपने? कुछ नहीं किया मैं, रुको एक मिनट। 1719, आप बोले सर 1719 नहीं आ रहा। अरे तो कितना आ रहा? बोले वो कुछ और आ रहा है। मेरे क्या आ रहा है? तो आपने बोले सर 6875 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 1, 6875 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई 1, दैट इज 1718.75, 1718.75, ठीक है, 1718.7। तो वो 0.7 को राउंड ऑफ 1719 मैंने यहां पे लिख दिया। ओके, तो यहाँ पे आपने ये क्या है? सेल वैल्यू, उसमें से प्रॉफिट माइनस करो, दैट इज कॉस्ट। मैंने आपको सिखाया ना कॉस्ट लिखना आपने, क्योंकि इन्वेंट्री कॉस्ट में प्रॉफिट थोड़ी क्या निकालना जो सेल वैल्यू पे लिखोगे। तो आपके 6875 माइनस 1715, तो ये आपका 5156, तो यहां पे लिखेंगे आप 5156। ओके, 5156। अब उसके बाद बच्चों आगे बढ़े, और वहां पे हमसे कहता है, एक एक करके अपन रीड करते जाएंगे। वो कहता है परचेज फॉर द ईयर एंडेड, purchase for the next year included, not purchases for the next year included in the stock amounted to rupees 9,000 at cost less trade discount 10%। तो वी ऑल नो कि ट्रेड डिस्काउंट को नहीं लिखा जाता है, कोई डिस्काउंट जो बल्क परचेज करो उसको ट्रेड डिस्काउंट बोलता है। बेसिकली आपने परचेज करे 9,000 रुपए का, 10% ट्रेड डिस्काउंट आपने 8,100 से ही लिखे। अब मुझे बताओ यहाँ पे 8,100 का आपने परचेज करे, परचेज यहां पे करे ना, आपने यहां पे परचेज करे, तो क्या वो 31 मार्च को था? नहीं सर, यहां परचेज कर, तो अपने को क्या करना पड़ेगा? माइनस। सो लेस परचेज फॉर द नेक्स्ट पीरियड, परचेज फॉर द नेक्स्ट पीरियड। सो आपके जो 9,000 रुपए थे माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो 8,100, तो वो नहीं था, तो उसको क्या करेंगे? यहां पे आपने परचेज करें, 31 मार्च को था क्यों? नहीं, तो अपने क्या करना? माइनस करेंगे इसको। ओके, अब आगे कहता है अपने से, ड्यूरिंग दिस पीरियड गुड्स वेयर एडेड टू द स्टॉक ऑफ द मार्कअप प्राइस ऑफ ₹3। मार्कअप प्राइस बोला दैट इज सेल वैल्यू। मार्कअप का मतलब होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, जो सेल, मार्कअप मतलब प्रॉफिट ऐड करके जो है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट दैट इज सेल वैल्यू। तो मार्कअप 3, तो ये 300 जो है ना आपकी, 300 जो है आपका ये सेल है। याद रखना जब मार्कअप ये वर्ड आया, व्हाट इज दिस? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। हाँ ठीक है, वो सेल्स, ठीक है, 300 रुपीज का, 300 इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स रिटर्न। अब कोई गुड्स रिटर्न हुआ, आपका सेल्स रिटर्न हुआ। आप मेरे को एक बात बताओ यहाँ पे बेटा, सेल्स को आपने क्या करे, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल को ऐड करे, तो सेल्स रिटर्न को क्या करना रहेगा? आपको माइनस करना रहेगा। वैसे जो आपने परचेज करे उसका रिवर्स इफेक्ट परचेज रिटर्न को देना रहेगा। सो आपने यहाँ पे क्या करे, इसको ऐड, तो सेल्स रिटर्न को क्या करेंगे? माइनस। लेस कॉस्ट ऑफ
सेल्स रिटर्न, तो ये जो है 300 तो सेल वैल्यू पे, माइनस ये 300 अगर 4 है तो एक कितना, ये आएगा आपका 75। अब जनता बोली 75 कैसे आया, आप चाहो तो ऐसा कैलकुलेशन भी बता सकते थे, 300 अगर 4 है तो एक कितना, ऐसे भी लिख सकते थे इनर कॉलम में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये आउटर कॉलम पे आ गया आपका 225, सो 225। सो आपने जो परचेज सेल्स के साथ की उसका रिवर्स इफेक्ट सेल्स रिटर्न, जो परचेज की उसका रिवर्स इफेक्ट परचेज रिटर्न, तो आपने हमें सेल्स को ऐड कर, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको लेस, इतना ख्याल रखना है। अब उसके बाद यहाँ पे अब आप खुद सोचे ना, सेल्स की तो यहाँ पे गुड्स क्या हुआ था, यहाँ पे गुड्स आपने सेल्स की तो क्या करते आपने, गुड्स आपके पास से ये सेल्स यहाँ पर हुआ, तो यहाँ पे गुड्स कम होते, लेकिन आपके 31 मार्च को गुड्स था तो आपने उसको क्या करे, ऐड करे, सेल्स रिटर्न वो आया आपके पास, ठीक है। सो यहाँ पर आपने क्या किया, उसको ऐड कर दिया क्योंकि यहाँ पे गुड्स था वो, तो यहाँ पर क्या करेंगे आप उसको, यहाँ पे सेल्स रिटर्न यहाँ पर वापस हुआ ना वो, तो सेल्स को आपने ऐड कर दो, सेल्स रिटर्न को क्या करना रहेगा, आपको माइनस करना रहेगा। यहाँ पर आया ना वो गुड्स, 31 मार्च को नहीं था वो, ठीक है, सेल्स रिटर्न यहाँ पर हुआ, इस दौरान हुआ बीच में, तो यहाँ पर गुड्स आया तो 31 मार्च को था, जैसे परचेज यहाँ पर आया तो 31 मार्च को नहीं था, सेल्स रिटर्न वाला गुड जो बेचे तो वापस यहाँ पर आया तो यहाँ पर नहीं था, ओके, इसलिए उसका लेस करते। अब आते हैं नेक्स्ट, आगे कहता है वो, आफ्टर स्टॉक टेकिंग इट वाज फाउंड दैट देयर वेर certain very slow moving item costing rupees 1125 which should be taken at rupees 525 to ensure disposal to an interested customer। अब देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट, आपके स्लो मूविंग आइटम का मतलब होता है जो मार्केट में जिसकी बहुत डिमांड नहीं है, धीरे धीरे बिकते हो। अब क्या हुआ कि उसकी कॉस्ट थी 1125, लेकिन वो कहता है कि वो आपने उसको वैल्यू कितने पे करना चाहिए, वो वैल्यू बोलता है कि उसकी 525 की वैल्यू मार्केट में। वी ऑल नो दैट स्टॉक शुड बी रिकॉर्डेड कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो मार्केट में क्या वैल्यू उसकी, तो आज उसकी कॉस्ट 1125 है, लेकिन एनआरवी कितनी है उसकी बेटा, मार्केट में उसकी वैल्यू 525 है। तो वो कहता है कि 525 से ज्यादा नहीं बिके। इसका मतलब मैंने तो जब यहाँ पे स्टॉक काउंट किया यहाँ पे, तो यहाँ तो 1125, यहाँ पे जब स्टॉक काउंट किया तो 1125 इंक्लूड, इसमें 1125 वो इंक्लूड है, लेकिन मार्केट में 525 से ज्यादा नहीं बिकेगा। तो मेरे को तो उसकी कॉस्ट को कम करना पड़ेगा। वी ऑल नो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर है, तो कॉस्ट है उसकी 1125, एनआरवी इज 525, तो 1125 माइनस 525, तो मेरे को उसको एनआरवी पे लाना है ना, वो तो यहाँ पे कॉस्ट पे है, वो 1125 पे 525 पे लाना, तो मेरे को 600 रुपए से कम करना पड़ेगा। सो मुझे यहाँ पे जो यहाँ पे जिसकी कीमत 1125 है उसको 525 पे लेके आना, मतलब कितने से कम करना है, 600 से कम करना पड़ेगा। तो कॉस्ट को मेरे को 600 से कम करना है, क्यों, क्योंकि मार्केट में डिमांड नहीं है, तो 525 की वैल्यू है, तो मैंने तो 1125 पे कॉस्ट उस पे है, वो कॉस्ट पे लिखा हुआ है, लेकिन मगर मार्केट में 525 से नहीं बिकेगा ज्यादा, तो उसकी वैल्यू को क्या हमको कम करना पड़ेगा। तो दैट इज लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। कॉस्ट अपन जो कॉस्ट है क्लोजिंग स्टॉक की उसकी वैल्यू को क्या करेंगे, कम, तो यहां पे लिखेंगे लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ स्लो मूविंग इन्वेंट्रीज। वो होता है ना कभी मार्केट में डिमांड नहीं तो उनकी इन्वेंट्री की वैल्यू कम होती है। देखो अच्छे से फिर से कह रहा हूं, 1125 पे लिखा हुआ है वो, यहां पे जब काउंट करेंगे ना अपने फिजिकल काउंट 1125 पे लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन उसकी वैल्यू 525 है मार्केट में, तो 525 पे लिखना था, आपने उसको 600 ज्यादा से लिख दी, तो उसको क्या करना पड़ेगा, कम, तो यहां पे 600 पे, ओके। अब उसके बाद यहां पे नेक्स्ट आपका आता है पॉइंट, ड्यू टू हैवी फ्लड सर्टेन गुड्स कॉस्टिंग ₹1550 वेर रिसीव फ्रॉम सप्लायर बियॉन्ड द डिलीवरी डेट ऑफ कस्टमर। अभी क्या होता है, सपोज ये मैं हूं यहाँ पे, ये कौन है, XYZ स्टोर में हूं, अब मेरे कोई कस्टमर है, सपोज आप मेरे कस्टमर हो, तो अब क्या होगा कि मेरे पास से सप्लायर के पास से मेरे पास गुड्स आता है और फिर मैं कस्टमर को देता हूं। सप्लायर के मैं दुकानदार हूं, मेरे पास सप्लायर के पास से गुड्स आता है और मैं आपको देता हूं। तो क्वेश्चन में कहते कि फ्लड ये सब कुछ आ गया था, तो जिसके जो गुड्स मेरे को 1550 के जो सप्लायर से गुड्स आना चाहिए था, जिसकी कॉस्ट थी 1550, एक्चुअल में उसने लेट हो गया डिलीवरी में, फ्लड ये सब आ गया तो डिलीवरी में लेट हो गया। उसकी वजह से जो कस्टमर था, जो इसको मुझे आगे देना था, उसने बोला कि मैं नहीं लेता हूं, नाराज हो गया। अब जी मेरे पास से जिससे मैंने लिया वो 1550 का लिया, कॉस्ट थी।
अब आप नाराज हो गए, आपने बोले नहीं चाहिए, इतना लेट कर दिया आपने, तो उसकी एनआरवी कहता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द गुड एसटी 1250। अब उसकी कॉस्ट है 1550 बेटा, हमने तो 1550 पे लिख रखे उसको, लेकिन एक्चुअल में वो 1250 मार्केट, सेम पिछले वाले जैसे 1250 मार्केट में वैल्यू, तो 1550 माइनस 1250 करो तो 300 रुपए का फर्क आता है। तो मैंने तो यहाँ पे 1550 है, अब मगर स्टॉक कितना बेटा उसका, वो कहता है कि यहाँ पे उसका स्टॉक यहाँ पे कितना है, यहाँ पे वो है आपका 1250, उसकी एनआरवी कितनी 1250 उसकी एनआरवी। इसका मतलब हमको उसको कम करना पड़ेगा, कितने से कम करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में 1250 से ज्यादा नहीं बिकेगा, कॉस्ट पे लेके, तो हमको उसको कम करना पड़ेगा, कितने से, उसको हमको कम करना पड़ेगा जो भी डिफरेंस आ रहा है 300 का आ रहा है, तो आप यहां पे लिखोगे लेस रिडक्शन इन वैल्यू ऑन अकाउंट ऑफ डिफॉल्ट, तो यह आपका 1550 माइनस 1250 से 300 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, तो माइनस 300। तो यहां पे आपका वैल्यू ऑफ स्टॉक आ गई। ये इंस्टीट्यूट पूछती है 10 मार्क्स के लिए। ओके, सो यहां पे आप लिखेंगे वैल्यू ऑफ स्टॉक, है ना, फाइंड इक्वल टू वैल्यू ऑफ स्टॉक। सो वैल्यू ऑफ स्टॉक as on 31st of March 2017, 1,67,500 plus 5,156 minus 8,100 minus 225 minus 600 minus 300, यार आपका 1,63,431। ओके, हो गया। बस ये सोचना है कि स्टॉक पे क्या फर्क पड़ रहा है 31 मार्च का, था कि नहीं था, वो आपको सोचना रहेगा, ठीक है। ओके, अब उसके बाद हम लोग आते, एक और चीज मेरे को आपको कहना था, क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही सिमिलर, एकदम सिमिलर 2019, अच्छा ये ना सिमिलर ऐसा लिखो यहां पे, सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 8 जो अभी करे, देयरफॉर होमवर्क। आप बोलेंगे नो 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 सर, अरे सेम है, अमाउंट में फर्क है, कुछ भी मतलब कुछ भी, ये है ना यहाँ पे डिलीवरी एकदम आज इट इज वैसे, वर्ड में एक फर्क नहीं बढ़े, अमाउंट में फर्क है, और इसने 3 गुना ज्यादा बढ़ा दिया। जैसे यहाँ पे जैसे 167,500 है, तो उसने 3 टाइम्स बढ़ा के 5,167,500, हाँ तो उसने 5,02,500 कर दिया उसको, ठीक है। सो इसलिए होमवर्क, अब बोलेंगे सर आंसर, अरे आंसर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा हूं, ये क्वेश्चन नंबर नहीं, देखो आप, ये आपको पीडीएफ वहां पे मिलेंगी, ये आपके आंसर्स है इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन के। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर क्लास क्वेश्चन, ये दिख रहा है क्लास क्वेश्चन मेरे, इसको ऑलरेडी यहाँ पे मैंने आंसर वहां पे अपलोड कर चुकी है, वही चीज इसको आपको अपलोड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप, ये आपका होमवर्क है, तो इसका होमवर्क, ये इसका आंसर, अगर आपको इमेज लें तो ले लो, ये आंसर है क्लास का क्वेश्चन नंबर 10 का, ओके, लेकिन अपलोड कर रखो। तो क्वेश्चन नंबर 10 आज आपका होमवर्क है, अभी में क्लास खत्म नहीं हुई है, खुश मत हो तुम लोग। और यहां पे मैं कल बचे हुए क्वेश्चंस कल होमवर्क दूंगा, और कल कुछ डिस्कस भी करना रहेगा मुझे सेल्स, हाँ। और ये जो है ना, ये भी वैसा का ही वैसा है, इंस्टीट्यूट के मटेरियल का क्वेश्चन, तो ये भी होमवर्क लिख लो, वैसे ही क्वेश्चन, ये भी होमवर्क। तो आज आपको 2 होमवर्क मिला, क्लास का क्वेश्चन नंबर 10 और प्रैक्टिस क्लास के क्वेश्चन में देता नहीं, लेकिन सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन इसलिए दिया, आंसर मैंने वहां पे जो एक्चुअली होमवर्क सेक्शन में लेना था, मैंने गलती से वहां आ गया, लेकिन इट्स ओके, 2 क्वेश्चन आ गए वहां पे एक जैसे, कोई बात नहीं, एक होमवर्क है आपका, उसका सोल्यूशन अपलोड है वहां पे, आप देख लेंगे। तो ये आज आपका होमवर्क क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे रहेगा, 8 ये होमवर्क प्रैक्टिस क्वेश्चन और क्लास का क्वेश्चन नंबर 10। ओके, सो अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। कम टू क्वेश्चन नंबर 9। X, who was closing his books on 31st March 2020, failed to take the actual stock which he did only on 9th of April 2020। अब 9 अप्रैल को उन्होंने क्या करे बेटा, स्टॉक वहां पे स्टॉक काउंट 9 अप्रैल को, ये लेटर वाले के सभी जैसा पढ़ने का, 9 अप्रैल को काउंट करे। When it was ascertained by to be worth rupees 25,000। मैं क्वेश्चन आगे पूरा रीड करता हूं, लेकिन अपन पहले उसको ड्रॉ कर, अपने को क्या 31 मार्च का वैल्यू निकालना है। ascertain the value of physical stock on 31st March 2020, ऐसे जैसे अभी करे वैसे लेटर वाला केस है। सो आप यहां पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 9,
पेज नंबर 133 ओके। सो यहां पे क्या हुआ आपका, ध्यान रखना आपको कि यहां पे साल शुरू हुआ, ये साल यहां पे खत्म हुआ 31 मार्च को। काउंटिंग कहां पे, 9 अप्रैल को, 9 अप्रैल को काउंटिंग है। अब यहां पे काउंटिंग हुई, अपने को अपने सामने ये क्वेश्चन मार्क है कि यहां पे कितना स्टॉक है 31 मार्च को। अब यहां का स्टॉक उन्होंने जो दिए क्वेश्चन में कितने, 25,000 रुपीज का स्टॉक है यहाँ पे। सो 25,000 रुपीज का ही स्टॉक है यहाँ पे, ठीक है, 25,000 रुपीज का स्टॉक है। अब अपने को देखना है यहाँ पे, ये अब रिवर्स आना है भाई, यहाँ पे स्टॉक 25,000 रुपीज का है और अपने को देखना है कि 31 मार्च 2020 को क्या पोजीशन है, ठीक है, स्टॉक था नहीं था, इस तरीके से यहाँ का देखना है अपने को। ओके, अब आप यहाँ पे लिखेंगे स्टेटमेंट ओके, स्टेटमेंट showing physical stock एक मिनट, स्टेटमेंट शोइंग द फिजिकल, showing the valuation, ऐसा लिखो, valuation of physical stock as on 31st March 2020, as on 31st March 2020। ओके, इसको ज्यादा नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, जितना पिछले वाले इसको लगा बस उतना ही लगेगा, उससे ज्यादा स्पेस नहीं लगेंगे। ओके ओके, सो आप लिखेंगे वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 9th April 2020, 25 वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 9th April 2020, 25। ठीक है, अब अपने को ये देखना बेटा कि अपने को 31 मार्च को यहाँ पे स्टॉक पे क्या फर्क पड़ा, था कि नहीं था, ऐसा सोचना है। ये स्टॉक 25 है, ठीक है, 25 है यहाँ का 9 अप्रैल का, 1 by 1। अब आगे कहता है इट वॉज फाउंड दैट सेल्स आर एंटर्ड इन द सेल्स बुक ऑन द सेम डे ऑफ डिस्पैच एंड रिटर्न इनवॉइस इन द and written inwards in the return book as and when the goods are received back. Purchase are entered in the purchase day book once the invoices are received। इसके बारे में मैं कुछ आपसे डिस्कस करूंगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है, इसको भी हाईलाइट कर लेता हूं। देखो अपने को यहाँ पे ये देखना है कि 31 मार्च को स्टॉक कितना, तो वो अपना पर्पज है। तो अपने लिए परचेज मतलब क्या, जो गुड्स रिसीव्ड हुआ, सेल्स मतलब क्या, जो गुड्स डिस्पैच हुआ। तो यहाँ पे बोलता है कि जैसे डिस्पैच होता है इसको सेल्स मानते, जब सेल्स रिटर्न रिसीव्ड होता है तो उसको सेल्स रिटर्न मानते। लेकिन वो परचेज को कहते हैं कि परचेज मानते जब एक्चुअली इनवॉइस आता। इनवॉइस इंपॉर्टेंट नहीं कि इनवॉइस आए जब आप परचेज मान रहे हो। मेरे को तो यहाँ पे स्टॉक निकालना है 31 मार्च का, तो जब मेरे पास रिसीव्ड हुआ वो जब मेरे लिए स्टॉक, वो मेरे लिए जब वो परचेज है, जब मैंने डिस्पैच किया जब मेरे लिए सेल्स है। ठीक है, मैं इसके बारे में और आगे अभी अपन बात करेंगे। फिर आगे कहता है It was found that the sales between 31st March 2020 to 9th April 2020 as per the sales day book were rupees 1720। अब 17, अब यहाँ पे सेल्स कितना 1720 का हुआ। अब मुझे बताओ यहाँ पर सेल्स हुआ ना, यहाँ पर सेल्स हुआ, यहाँ पर आपका कितने का सेल्स हुआ 1720 का यहाँ पे सेल्स हुआ। अब गुड्स यहाँ पे बिका तो 31 मार्च को तो था ना, वो यहाँ पर बिका, वो यहाँ पे बिका है ना, यहाँ पे सेल हुआ तो 31 मार्च को तो था वो। ये उसको क्या करेंगे ऐड, सो ऐड cost of sales during the cost of sale during the intervening period, मतलब वो 31 मार्च और 9 अप्रैल के बीच में क्या, उसके बारे में कहते हैं। अब एक्चुअल में यहां पे कितना हुआ,
1720 का क्या हुआ, सेल्स हुआ। 1720 का क्या हुआ, आपका सेल्स हुआ। 1720 का क्या हुआ, सेल्स हुआ। अब यहां पे प्रॉफिट मार्जिन क्या कहा उसने, देखो रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट 33.33% ऑन कॉस्ट, मतलब सेम वही फंडा जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने देखी थी ना, वही चीज कह रहा आपसे कि यहां पे कॉस्ट प्लस प्रॉफिट सेल्स होता है। सो परसेंटेज वाइज 33.33 ऑफ कॉस्ट बोला उसने, तो ये आएगा आपका 133.33। तो यहां पर अगर इसको बोलो ये वन किसका, कॉस्ट का, तो कॉस्ट कितना हुआ, 1/3 ऑफ कॉस्ट है ना, कॉस्ट इज 3, ये 1, तो ये यहां पर ये सेल्स हुआ आपका 4। तो आपके पास जो यहाँ पे 1720 माइनस में इसमें से प्रॉफिट करूं तो दैट इज 1720 डिवाइडेड सेल्स है वो 4 है, तो 1 कितना, तो प्रॉफिट आ जाएगा ना। 1720 अगर सेल्स 4 है तो एक कितना 430, तो दैट इज प्रॉफिट। तो आप 1720 सेल्स में से प्रॉफिट माइनस करेंगे, दैट इज कितना आया था वो, ठीक है 1, हाँ तो वो आपका ये आ जा रहा है, कॉस्ट ऑफ सेल आ रहा है 1290, तो इसमें आप ऐड करेंगे 1290। ओके, तो यहां पे बिका, ध्यान से बेटा यहां पर बिका, इस दौरान बीच में बिका, तो 31 मार्च को था, तो यहां पे क्या करेंगे ऐड। फिर आगे कहता है अपने से, आगे कहता है परचेज बिटवीन 31st March 2020 to 9th of April 2020 as per the purchase day book is rupees 120. Out of these goods amounted to rupees 50 were not received until after the stock was taken. देखो आपने परचेज भलाई, देखो यही वो कह रहा है, वो कहता है कि परचेज डे बुक में आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में 120 लिखोगे, मेरे को उससे मतलब नहीं, मेरे को तो ये देखना ना भाई स्टॉक कितना था। तो 120 रुपए आपने परचेज करे, लेकिन आपने 50 रुपए का गुड्स अभी भी आने का है, मतलब आया कितना, अगर 120 में आपने परचेज में से 50 अभी भी आने का है, तो आपने जब काउंट करे हो तो 70 ही है ना, 70 ही गुड्स आए ना अपने पास। तो आपके पास यहाँ पे परचेज मतलब क्या, परचेज दैट शुड बी रिसीव, सेल दैट शुड बी डिस्पैच। तो यहाँ पे 120 रुपए का आपने परचेज लिखे, लेकिन 50 अभी आने का, तो आपने एक्चुअल में रिसीव्ड कितना करे यहाँ पे 70 का, 70 का यहाँ पे रिसीव्ड, यहाँ पे खरीदे, यहाँ पे खरीदे, मेरे वर्डिंग को समझो अच्छे से, यहाँ पे आपने खरीदे, जब आपने यहाँ पे खरीदे तो क्या वो 31 मार्च को हमारे पास था, नहीं सर आपने यहाँ खरीदे, तो क्या करेंगे माइनस, सो लेस परचेज एक्चुअली रिसीव्ड ड्यूरिंग द इंटरवेनिंग पीरियड। ओके, सो आपको ₹120 में से अभी आने का 50 है, मतलब आए कितने 70, तो यहाँ पे आप 70 आपने काउंट कर, तो 70 काउंट करेंगे ना, तो वो 31 मार्च को नहीं था, इसलिए अपन ने क्या करे माइनस। ओके, अब आगे कहते हैं, आगे कहते हैं भाई गुड्स इनवॉइस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 2020 बट गुड्स रिसीव ओनली बाय 4th of April। अब आपने क्या हुआ कि आपने कोई गुड्स बोले थे कि भाई परचेज है, आपने परचेज में उसको लिखे थे, कितने के थे वो, अमाउंटेड टू ₹100। अब 100 रुपए के आपने कोई गुड्स पर इनवॉइस करे, मतलब उसको आपने रिकॉर्ड करे, बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखे, आपने कितने के लिखे बेटा 100 रुपए के, लेकिन मार्च की, इन द मंथ ऑफ मार्च की मंथ में लिख लेते, लेकिन एक्चुअली रिसीव्ड कब, वो अप्रैल को। तो मैंने जब यहां पर परचेज मान लिया था, अब परचेज बेटा यहाँ मगर मिला कब, वो आपको आपने यहाँ पे परचेज मान लिया, लेकिन मिला कब अप्रैल मंथ का। तो हमारे लिए परचेज क्या होता है, हमारे लिए परचेज क्या होता है, जो एक्चुअल में आपने जो रिसीव्ड हुआ वो, लेकिन आपने यहीं पे उसको परचेज माने, तो उसको अपने को क्या करना पड़ा, हटाना पड़ेगा उसको। तो आप यहाँ पे करोगे लेस परचेज ड्यूरिंग मार्च 2020 received on 4th of April 2020। तो आपने क्या करे, यहां पे उसको लिख लिए थे, तो ये इधर के स्टॉक में वो आ गया, इधर लिख लिए थे, लेकिन एक्चुअल में बेटा हमारे लिए वो, हमारे को क्या, हम यहां पर आपका एक्चुअल में, लेकिन आपने को क्या करे, वो एक्चुअल में 31 मार्च का परचेज था क्या, नहीं, वो जब गुड्स था ही नहीं पहली बात। और दूसरी चीज आपने बाद में यहां पर, वो कब, वो 4th of April को आया, कब मिला आपको 4th of April को, तो आपने कब यहाँ पे क्या लिखे, परचेज गुड्स इनवॉइस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 2020 बट गुड्स रिसीव्ड ओनली ऑन 4th of April। तो 4th of April का है, वो अभी का परचेज नहीं था, तो ठीक है, तो 31 मार्च को हमारे पास नहीं था, तो उसको अपन क्या करेंगे माइनस, सब आप बताएंगे यहाँ पे, बस खत्म हो गया क्वेश्चन।
तो वैल्यू ऑफ फिजिकल स्टॉक एज ऑन 31st March 2020 कैलकुलेट करेंगे। टू सिक्स वन टू जीरो आ रहा है। एक पॉइंट आप ध्यान से सुनेंगे बेटा, यहां पे देखो, उसने ये स्टूडेंट को कुछ कंफ्यूज हो रहा है, इसमें सिंपल है। उसने क्या किया कि यहाँ पे कहता है कि परचेज बिटवीन, ये वाला गुड्स इनवॉइस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च बट गुड्स रिसीव ऑन दी 4th of April। 4th यहाँ पे एक्चुअली उन्होंने यहाँ पे उसको ध्यान से सुनिए, यहाँ पे इनवॉइस करे मतलब उसको परचेज यहाँ पर मान लिए थे, यहाँ पे उसको क्या करते उन्होंने परचेज मान लिए थे। लेकिन हमारे लिए परचेज का जब वो गुड्स रिसीव्ड हो, तो एक्चुअल में यहाँ पर वो गुड्स रिसीव्ड नहीं, 4th of April, मैंने गलती से यहाँ कह दिया था, ये 4th of April, यहाँ पे वो गुड्स रिसीव्ड हुआ, यहाँ पे 4th of, मैंने बाय मिस्टेक यहाँ किया, यहाँ पे वो गुड्स रिसीव 4th of April को गुड, यहाँ पे गुड्स रिसीव्ड हुआ। लेकिन क्या वो 31 मार्च को हमारे पास गुड्स था कि नहीं? जब 4th of April यहाँ पे जब वो गुड्स रिसीव्ड हुआ, तो हमारे लिए तो परचेज जब वो रिसीव्ड हुआ, तो 31 मार्च को क्या वो गुड्स था कि नहीं? हमारे पास 31 मार्च को गुड्स नहीं था, क्योंकि आपने इनवॉइस करी, यहाँ पे अकाउंट यहाँ पे करे, अकाउंट यहाँ पे करे, रिसीव्ड यहाँ पे हुआ, ये फर्क है। तो रिसीव्ड यहाँ पे, तो 31 मार्च को क्या वो स्टॉक फिजिकल था कि हमारे पास नहीं था, इसीलिए अपन इसको क्या करें बेटा, यहाँ पे माइनस करें। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये हमारा 9 हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क में लिख देता हूं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर 133। okay, similar to question number 8, therefore given in homework and solution of this question given at the end of practice question solution। ओके, सो वहां पे इसका सोल्यूशन ऑलरेडी अपलोड है। ठीक है, नाउ आई एम कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, पेज नंबर 134, पेज नंबर 134। सो क्वेश्चन नंबर 11 पेज नंबर 134, ध्यान से आप मेरी बात सुनिए। अब ये कहते हैं हमसे कि स्काई लिमिटेड कीप्स नो stock records but a physical inventory of stock is made at the end of each quarter and the valuation is taken at cost. The company's year end on 31st March 2018 and their stock have been prepared to that date. The stock valuation taken on 31st March 2018 was however misleading and you have been advised to value the closing stock as on 31st March 2018 with the stock figure as on 31st March 2017. अब देखो क्या क्या है, उसने कहा कि हमने 31 मार्च 2018 को वैल्यूएशन स्टॉक फिजिकल स्टॉक ऐसा किए हुए उनने, और वो बोलता है, वो यहाँ पे कहानी बता रहा है ना, कहानी बता रहा है कि फिजिकल स्टॉक हमने किए लेकिन वो मिसलीडिंग था, कुछ गड़बड़ हो गई हमसे, इसलिए 31 मार्च का स्टॉक हमने सही नहीं है, तो आप 31 मार्च 31 दिसंबर 2017 के हिसाब उसको आप बेस मानो, और जो भी मतलब ये कह रहा है फाइनली आपका अर्ली वाला है, तो यहाँ पे वो ये कह रहा है, इतना कहानी नहीं भी बनाता हो, साफ साफ बोलता, लेकिन मजा आता है ना इंस्टीट्यूट को। ये साल शुरू हुआ 1/4/2016, खत्म हुआ 31 मार्च, नहीं 1 अप्रैल 2017, खत्म हुआ 31 मार्च 2018 को, और यहाँ पे 31 दिसंबर 2017 को, 31 दिसंबर 2017 को यहाँ पे फिजिकल काउंट हुआ, तो अपने को ना यहाँ पर काउंट, अपने को ये बैलेंस शीट डेट ये है बेटा, तो ये लेटर अर्ली वाला केस है, सो अपने को ये देखना है कि यहाँ पर काउंटिंग हुई है, ठीक है, यहाँ पे अपने को यहाँ जाना, अब ऐसे जाना, तो ये अर्ली वाला केस है, तो यहाँ पर कब ये बेस है, और ये यहाँ पे ट्रांजैक्शन होने की वजह से 31 मार्च को हमारे पास गुड्स था कि नहीं था, वो अपने को देखना रहेगा। ओके, सो अब आप यहाँ पे पहले मैं उसको मैं ड्रॉ कर लेता हूं, फिर एक एक पढ़ के यहाँ पे
फिर इसको अपन इफेक्ट देते जाएंगे। सो आप यहां लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग value of inventory as on 31st March 2018 as on 31st March 2018। ओके ठीक है। अब यहां पे सबसे पहले उसने अपने से कहा एक एक करके। सबसे पहले आपसे कहता है कि फर्स्ट पॉइंट, द कॉस्ट ऑफ स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 2017 एज शोन बाय द इन्वेंट्री शीट वॉज ₹80,000। तो यहां पे लिखेंगे वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31st December 2017 हाउ मच? 80,000। 80,000 इसमें कुछ ऐड करना रहेगा अपने को, ठीक है। आप जो ऐड और लेस अलग अलग भी बना सकते, 3-4 लाइन का स्पेस और फिर यहाँ पे लेस। ओके, ध्यान से आप मेरी बात सुनेंगे। ओके, अब वो कहता है आपसे यहाँ पे ऑन 31st December stock sheet shows the following discrepancies. A page total of ₹5,000 had been carried to summary sheet as ₹6,000। अब समझे इसको। अब वो कहते हैं सर यहाँ पे कि यहाँ पे 5,000 रुपए का जो स्टॉक था वो शीट पे अपन लिखते हैं, स्टॉक अपन लिखे कितना है, तो वो गलती से 5,000 के बदले 6,000 लिख दी। मतलब आपने 1,000 ज्यादा लिख दी। ज्यादा लिखे कि नहीं लिखे? तो स्टॉक आपने 31 दिसंबर को 1,000 से ज्यादा आ गया, 5 के बदले में 6 लिखे वहां, तो वो 1,000 से ज्यादा हो गया। तो क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो आप यहां पे लिखोगे ओवरकास्टिंग ऑफ अ पेज टोटल $6,000 माइनस 5,000। तो ये आ गया आपको 1,000 से ज्यादा लिखे थे। ओके, वहां एड में 3-4-5-6 लाइन के स्पेस रखना, ठीक है। अब आगे कहते हैं अपने से सेकेंड पॉइंट, द टोटल ऑफ पेज हैज बीन अंडर कास्ट बाय ₹200। अब आप खुद सोचो, अंडर कास्ट का मतलब क्या होता है? कम लिखना। अंडर कास्ट का मतलब क्या होता है? कम लिखना। ये वैसे आपने कई बार देखे हो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में 50-112। अंडर कास्ट मतलब कम लिखना। जब टोटलिंग करे तो कास्टिंग एरर, टोटलिंग एरर 200 रुपए से कम लिखे, तो 200 रुपए से कम लिखे तो ये स्टॉक 200 रुपए से कम आया ना। हाँ, तो 200 रुपए से कम आया तो उसको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो आप यहां पे लिखोगे अंडर कास्टिंग ऑफ अ पेज टोटल 200। अंडर कास्टिंग ऑफ ए पेज टोटल हाउ मच? 200। फिर आगे कहता है इनवॉइस ऑफ परचेज एंटर्ड इन द परचेज बुक ड्यूरिंग द क्वार्टर फ्रॉम जनवरी टू मार्च 2018 टोटल ₹70। तो यहां पे उन लोग टोटल ₹70। यस, यहां पे टोटल ये जनवरी फरवरी मार्च, यहां पे उन लोगों ने परचेज कितना लिखा? 70,000। मैं बार बार कह रहा हूं, मेरे लिए क्या परचेज है कि जो एक्चुअल में गुड्स मेरे को रिसीव्ड हुआ, तो उन्होंने परचेज 70 लिखे। लेकिन आगे मुझे क्या कहता है? वो कहता है आउट ऑफ दिस ₹3,000 रिलेटेड टू गुड्स रिसीव प्रायर टू 31 दिसंबर 2017। अब आपने परचेज लिखे तो 70,000, लेकिन उसमें से 3,000 का गुड्स पहले ही यहां पर ही आ चुका है, यहीं पर आ चुका है। तो 3,000 का गुड्स आपका पहले यहां पे ऑलरेडी आ चुका, तो मेरे लिए यहां का परचेज हुआ क्या? नहीं, मेरे लिए परचेज हुआ जो स्टॉक कितना रिसीव हुआ। तो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में 70 लिखे होंगे क्योंकि बिल आया होगा 70,000 का, लेकिन एक्चुअल में 70 में से 3 गुड्स आपको यहां पर आ चुका, यहां पे रिसीव्ड हुआ था। तो यहां पे रिसीव्ड हुआ क्या? नहीं, तो 70 - 3 मैं करूंगा। फिर आगे कहता है इनवॉइस एंटर्ड इन अप्रैल 2018। अप्रैल 2018 मतलब साल खत्म हुए बाद अप्रैल में कोई आपने इनवॉइस एंटर किए थे रिलेटिंग टू गुड्स रिसीव्ड इन मार्च टोटल ₹4,000। अब वो कहता है यहां पे कि कोई देखो दो अलग अलग चीज, यहां पे उसने 70,000 रुपए लिखा, अच्छे से मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनना। 70,000 रुपए का परचेज का बिल आया, उसने यहां पे लिखा 70,000 रुपए का परचेज। मेरे को मतलब नहीं, मेरे को बताओ फिजिकल मेरे पास कितना गुड्स आया गया। तो यहाँ पे 70,000 में से
3,000 का गुड्स ऑलरेडी पिछले मंथ ही आ चुका था। वो देखो क्या कह रहा है आपको, मार्च में क्या कह रहा है आपको, मार्च में नहीं सॉरी, कौन यहाँ पे, आउट ऑफ दिस रुपीज रिलेटेड टू गुड्स रिसीव प्रायर टू 31 दिसंबर, वो यहाँ पे ये पीरियड के पहले ऑलरेडी यहाँ आ चुका है, तो उस टाइम यहाँ पे स्टॉक में आ चुका है, तो फिर दोबारा क्यों लूं, तो मैं यहाँ पे 3 माइनस करूंगा। और 4,000 रुपए का गुड्स वो कहता है कि इनवॉइस एंटर्ड इन अप्रैल 2018 रिलेटिंग टू गुड्स रिसीव इन मार्च। अब कोई गुड्स यहाँ 4,000 रुपए का आपने उसको परचेज यहाँ माने 4,000 रुपए का, वो 70 के अलावा 4 यहाँ पे माने आपने मार्च के बाद, लेकिन गुड्स यहीं रिसीव्ड हो गया था। जब यहाँ रिसीव्ड हुआ तो मेरे को यहाँ का मानना पड़ेगा, तो उसको क्या करूंगा मैं ऐड, तो जो पहले मिला था तो उसको यहाँ से हटाओ, आपने यहाँ मान लियो, और जो बाद का भले ही बिल होगा लेकिन रिसीव्ड यहाँ पे हुआ 4, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे उसको ऐड। सो आप यहाँ पे, अच्छा यहाँ परचेज के ओवरऑल बोलो, परचेज से क्या हो, ये परचेज यहाँ का आपका बेस है, ये बेस है बेटा, और परचेज आपने यहाँ पे कर, तो ये 31 मार्च के स्टॉक बढ़ा कि कम हो, बढ़ा, तो आप इसको क्या करेंगे ऐड। सो यहाँ पे लिखेंगे गुड्स परचेज्ड एंड डिलीवर्ड ड्यूरिंग जैन टू मार्च 2018। सो टू, ये आपको बोल रहा है 70,000 का इनवॉइस है, लेकिन उसमें 3,000 रुपए का पहले ही आ चुका है, और नेक्स्ट मंथ में भले ही बिल होगा, लेकिन इस महीने वो आया 4,000 का इस पीरियड में, तो उसको अपन क्या करेंगे ऐड, तो 70 - 3 प्लस 4,000, तो ये होगा आपका 71,000। तो आपने हमेशा ये सोचना है कि 31 मार्च के स्टॉक पे क्या फर्क हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आप 71,000 क्या करेंगे बेटा ऐड। तो हाँ, अब उसके बाद आप नेक्स्ट इस पे आते, क्या कह रहा है आपसे, सेल्स, वो कहता है आपसे कि सेल्स इनवॉइस टू कस्टमर टोटल रुपीज 90,000, कितने का सेल करें, 90,000 का, फ्रॉम जनवरी टू मार्च 18, ऑफ दिस रुपीज 5,000 रिलेटेड टू गुड डिस्पैच बिफोर 31 दिसंबर। वो 90,000 रुपए में से 5,000 रुपए का ऐसा जो तो आपने 31 दिसंबर के पहले डिस्पैच करे, तो मैंने आपको सिखाया था, सेल्स मतलब क्या, डिस्पैच, परचेज मतलब क्या, रिसीव, इसको ख्याल रखना है, यहाँ पे अपने को स्टॉक निकालना है। तो 90,000 का आपने सेल्स माने, लेकिन डिस्पैच तो 5,000 पहले पिछले पीरियड में हो चुका था दिसंबर के पहले, तो 90 - 5, तो 85 का आपने डिस्पैच करे देखा जाए तो। और उसमें देखिए गुड्स डिस्पैच टू कस्टमर बिफोर dispatch to customer before 31st March 2018 but invoice in April 2018 total rupees how much 4,000। अब देखो 4,000 क्या कह रहा है कि आपने गुड डिस्पैच टू कस्टमर 31 मार्च के पहले डिस्पैच करते, बट इनवॉइस अप्रैल मंथ का इनवॉइस, अप्रैल मंथ का बिल था, लेकिन आपने डिस्पैच कब करे, मार्च में, मतलब अपन जनवरी से मार्च की बात करें बेटा, तो जनवरी से मार्च के बीच में 4,000 का डिस्पैच करे, तो डिस्पैच करे मतलब अपने लिए, बिल आपने अप्रैल में देंगे, मेरे को मतलब नहीं, तो ये 4,000 रुपए अभी का सेल है, तो ये आपके 90,000 रुपए में से ये 5 तो आप पहले डिस्पैच कर चुके थे, तो 90 में से 5 में माइनस करूंगा, और इस पीरियड में जो देखो, जो इस पीरियड में कितना आया गया बस वो देखना अपने को, तो 90 में से 5 इस पीरियड में नहीं, पिछले पीरियड का, तो माइनस करो इसको, मगर ये 4 इस पीरियड में गया, तो इसको क्या करेंगे ऐड, लेकिन याद है कॉस्ट निकालना अपने को, तो ये तो सेल वैल्यू आएंगी, तो द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अर्न बाय द कंपनी 25% ऑन कॉस्ट, ठीक है, सब आप यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे सेल्स हुआ बेटा, यहाँ पे सेल्स हुआ, तो यहाँ पे काउंटिंग हुई है, यहाँ पे सेल्स हुआ, तो 31 मार्च को गुड्स था कि नहीं था, गुड यहाँ पे सेल होता, 31 मार्च को नहीं था, क्योंकि यहाँ पे क्या बिक गया, तो क्या करेंगे इसको माइनस। सो आप यहाँ पे लिखेंगे गुड्स सोल्ड एंड डिस्पैच ड्यूरिंग Jan to March 2018। सो ये था 90,000 रुपए का इनवॉइस होगा, लेकिन इसमें 5,000 का पिछले पीरियड में डिस्पैच हो गया, और अगले पीरियड का इस पीरियड में जो हमने डिस्पैच करे वो है 4,000, ये आपका आएगा 89,000। अब ये 89,000 सेल वैल्यू है, तो इसमें से अपन क्या करेंगे, लेस प्रॉफिट मार्जिन, ऐसे बता दो प्रॉफिट मार्जिन, तो उसने क्या किया 89,000, अगर ये तो सेल वैल्यू ना, कॉस्ट प्लस 25%, तो ये 125 है, तो प्रॉफिट इज 20, कॉस्ट प्लस 25 ना, कॉस्ट इज 100, प्रॉफिट इज 25, तो सेल वैल्यू इज 125, तो 89,125, तो 25 कितना 17,800, तो यहाँ पे 89,000
माइनस 17,800, यह आया आपका 71,200। क्यों माइनस कर रहे हैं अपन 71,200? क्योंकि ये यहाँ पे सेल्स हो गया ना, यहाँ पे सेल हुआ इस पीरियड, तो 31 मार्च को था ही नहीं। ओके, तो सिंपल। अब नेक्स्ट पॉइंट इज ड्यूरिंग द फाइनल क्वार्टर क्रेडिट नोट। अब क्रेडिट नोट बेटा आपने ये पता है आपको क्रेडिट नोट कब देते हैं अपन ने, अकाउंटिंग प्रोसेस चैप्टर में आपको इसका मीनिंग बताया था। व्हाट इज दिस क्रेडिट नोट? ओके, क्रेडिट, आप क्रेडिट सेल जब कर, पहले तो आपने सेल करे थे, सेल्स की क्या एंट्री पास करते हो, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब क्या होता है कि इसके बाद यहां पे इसको एक्चुअल में ये होगा यहां पे, इसके बाद क्या होता है एक्चुअल में कि आपने जब उसको भाई सेल्स रिटर्न हुआ तो आप वो पार्टी क्या एंट्री पास करते, सेल्स रिटर्न की आप एंट्री पास करते सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। तो पार्टी को आप क्रेडिट कर रहे हो तो क्रेडिट नोट अपन उसको इश्यू करते, तो बेसिकली वो आपको ये बोल रहा है कि वो सेल्स रिटर्न हुआ, और घुमा के ना इंस्टीट्यूट है, क्रेडिट नोट सेल्स रिटर्न होता, और अगर आपका डेबिट नोट है तो परचेज रिटर्न रहता। ओके, तो यहाँ पे इनवॉइस एट ₹1,000 had been issued to customer in respect of goods returned during that period। अब सेल्स रिटर्न हुआ आपका, तो आपने सेल्स को क्या करे, यहाँ पे सेल्स को क्या करे लेस, तो सेल्स रिटर्न को क्या करना पड़ेगा आपने को ऐड। अब सीधी सी बात है, जो अपने बेचे तो यहाँ पे वापस आ गया, अब वापस आ गया तो 31 मार्च को अपने पास था, उसको क्या करेंगे ऐड। सो यहां पर आप करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स रिटर्न। सो वो कितने का 1,000 रुपीज कॉस्ट पे लेना 1,000, अगर 125, या तो ऐसे करो प्रॉफिट माइनस कर देंगे ना अपन, वैसे भी कर सकते। तो ये जो है आपका 1,000 रुपए सेल वैल्यू माइनस प्रॉफिट माइनस करो, 1,000 अगर 125 है तो 25 कितना, प्रॉफिट 25 है ना, तो वो 1,000, तो ये आपके 800। ओके ओके, तो अब ये ऐड वाले और ये आपका वैल्यू आ गई। सो वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2018, तो 80,000 प्लस 200 प्लस 71,000 प्लस 800, 1,52,000 माइनस 1,000 माइनस 71,200, यार 79,800, 79,800। सिंपल। ये 10 मार्क्स की इंस्टीट्यूट बहुत पूछ रही है। ओके, आज मैं इतना ही करा था तो बहुत हैवी ना हो जाए, ठीक है। ये आज कल ही चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है, कल ही चैप्टर खत्म हो जाएगा। आज का होमवर्क भी आप कल क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 मैं करूंगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो आपके जो होमवर्क है 1, 2, ठीक है। अभी सिर्फ आज एक ही करो आप, आज ये 5th भी हो गया ना। प्रैक्टिस क्वेश्चन में ना आप क्लास का एक क्वेश्चन है आपका और क्वेश्चन नंबर 8, बाकी के क्वेश्चंस जो है ना कल मैं ये क्लास के क्वेश्चंस भी कंप्लीट करूंगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन जो मेरे को इजी वाले तो होमवर्क जो थोड़े से लगेंगे अलग है, तो मैं कल वो डिस्कस भी करूंगा क्लास में, ठीक है। सो आज का सेशन यहाँ पे खत्म होता है। टेक केयर, बाय बाय।